हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 9 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम फोर्स और वर्क के बारे में पढ़ेंगे और अगले पार्ट में एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 9 है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, यानी बल, कार्य और ऊर्जा। तो इस चैप्टर में हम फोर्स से शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है फोर्स, द एफर्ट दैट वी मेक टू पुश और पुल इज़ नोन एज फोर्स, यानी वह जान जो हम किसी चीज़ को खींचने या ढकेलने में लगाते हैं उसे फोर्स कहा जाता है। This effort is required to keep an object moving or to stop a moving object, यानी इस फोर्स की मदद से हम किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं और या रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टॉप ए मूविंग कार द ड्राइवर प्रेस और पुशेस द ब्रेक, यानी गाड़ी को रोकने के लिए ड्राइवर ब्रेक को खींचता या दबाता है, इसके वजह से गाड़ी रुक जाती है। टू ओपन ए डोर पीपल पुल इट, यानी दरवाज़े को खोलने के लिए दरवाज़े को खींचना पड़ता है। यहाँ पर बगल में दिखाया गया है कि एक लड़का दरवाज़े को अपनी ओर खींच के उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। In other words, we can say that the scientific name for the cause of motion is force, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। A force can only be exerted by one body to another. फोर्स को किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पर फोर्स के कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बैलगाड़ी फोर्स का एक एग्जाम्पल है। बैलगाड़ी की मदद से सामान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाया जाता है। बगल में एक लड़का बॉक्स से भरे ट्रॉली को खींच रहा है, तो यहाँ उस बॉक्स को खींचने के लिए फोर्स की ज़रूरत होगी। इसके बाद व्हाट कैन फोर्स डू, यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर दिया है फोर्स कैन मूव थिंग्स, यानी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। यानी एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया है व्हेन वी किक ए बॉल इट मूव्स अप, यानी जब हम किसी बॉल को मारते हैं तो वह भागने लगता है। इसके बाद इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स की मदद से कोई भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू पुट ए हॉकी स्टिक इन फ्रंट ऑफ ए मूविंग बॉल इट विल स्टॉप, यानी अगर हम हॉकी स्टिक को एक चलते हुए बॉल के पास रखें तो बॉल रुक जाएगा। इसके बाद इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी then the speed of moving body increases, and if we applied the force opposite direction of the moving then the speed of the body decreases, यानी फोर्स लगाकर हम किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस स्पीड को बढ़ाने के लिए जिस दिशा में वह बॉल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हमें भी उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो वह ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। और इसी का उल्टा, जब जिस ओर से बॉल आ रही है उस ओर से अगर हम फोर्स ना लगाएं, दूसरी ओर से फोर्स लगाएं, तब वह ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी। Force can change the direction of the moving
ऑब्जेक्ट यानी फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन को बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द प्लेयर हिट ए मूविंग बॉल विथ बैट द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस। यानी इस एग्जाम्पल को क्रिकेट में हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक ओर से बॉल आ रही है और दूसरी ओर से क्रिकेटर ने बैट से बॉल को मारा तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। द बॉल गोज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी जब हम बॉल को हिट करेंगे तब वह बॉल डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जाएगा, यानी जिस दिशा में फोर्स लगाया जाएगा उसी दिशा में बॉल जाएगा। इसका मतलब फोर्स लगाकर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकते हैं। इसके बाद इट कैन चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द शेप ऑफ स्पंज चेंजेस ऑन अप्लाइंग फोर्स। यानी स्पंज का शेप फोर्स लगाने से बदल जाता है। इसके बाद काइंड्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कई प्रकार के होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट फ्यू ऑफ देम। चलिए उनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। When two surfaces slides over each other, the force acts between them, which slows down the motion of the two surfaces. This force is known as frictional force or simply friction. जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ा जाता है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, For example, a rolling ball stops after a while because of friction between the surface of the ball and the ground. यानी इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम फुटबॉल की मदद लेते हैं। जब हम फुटबॉल को एक बार हिट करते हैं तो वो कुछ दूर जाने के बाद अपने आप ही रुक जाता है। इसका मुख्य कारण है कि ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन की वजह से बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। A bicycle stops after applying brake due to frictional force between brake and the wheel, etc. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी मदद से हम फ्रिक्शनल फोर्स को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक लगाते समय साइकिल रुक जाती है। साइकिल ब्रेक लगाने से रुकने का मुख्य कारण है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पहिए और ब्रेक के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसके वजह से साइकिल रुक जाता है। और भी बहुत कुछ एग्जाम्पल हैं जिनकी मदद से हम फ्रिक्शन फोर्स को समझ सकते हैं। ए रफ सरफेस ऑफर्स ग्रेटर फ्रिक्शन दैन स्मूथर सरफेस। यानी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना अच्छा फ्रिक्शन होगा और स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइड वॉक बट इट डज नॉट अलाउज मशीन टू मूव स्मूथली। यानी फ्रिक्शन की मदद से हम चलते हैं और लिखते हैं, लेकिन फ्रिक्शन मशीन्स को आसानी से चलने में मदद नहीं करता है। मशीन्स में जंग लग जाता है। इस जंग को हटाने के लिए फ्रिक्शन को कम करना होता है, इसलिए हम मशीन में ऑयल लगाते हैं जिसकी वजह से मशीन में फ्रिक्शन कम होता है और मशीन अच्छे से चलता है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू मासेस इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जब दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। यानी धरती के और किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका वजन हो उसके बीच लगने वाले फोर्स को ग्रेविटी कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी कैन नॉट पुशेस थिंग्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ढकेल नहीं सकते। इसके बाद
If there was no gravity, we would have been floating in the air. अगर धरती पर ग्रेविटी ना हो तो हम आकाश में तैरने लगेंगे। Muscular force. We use our muscles to do so many things like writing, lifting, pulling and pushing. हम अपने मसल के द्वारा कई सारे काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, चीज़ों को खींचते हैं और चीज़ों को ढकेलते हैं। The force exerted by the muscle of our body is called muscular force. यानी हमारे मसल्स से जो फोर्स एक्सर्ट होता है यानी निकलता है उसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स। ए मैग्नेट कैन पुल एन आयरन नेल टुवर्ड इट इवन फ्रॉम डिस्टेंस। यानी एक चुंबक किसी आयरन नेल को यानी लोहे की किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता है। इट इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। यह मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। यहाँ पर एक्टिविटी दिया है, कीप ए फ्यू पेपर पिन्स ऑन द टेबल, ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू देम, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड राइट डाउन in the notebook. Also identify which force is being applied here. यानी मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है। कह रहा है कि एक टेबल पर पिन्स रख लीजिए और चुंबक को उसके पास लाइए और देखिए क्या होता है। तो इसको आप कमेंट में बताइएगा कि जब चुंबक को टेबल के पास रखे हुए नेल के पास ले जाया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर बता दूँ कि चुंबक और नेल के बीच में लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। चार्ज कैन डेवलप ऑन एनी मटेरियल। यानी चार्ज किसी भी मटेरियल पर डेवलप हो सकता है। इट कैन बी क्रिएटेड बाय रबिंग प्लास्टिक अगेंस्ट ड्राई हेयर और सिल्क क्लॉथ। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज क्रिएट करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर प्लास्टिक को अगर सूखे बाल पर घिसा जाएगा तो वह दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएंगे। इसके बाद मैकेनिकल फोर्स। वेरियस टूल्स एंड मशीन्स यूज्ड मैकेनिकल फोर्स टू डू वर्क। बहुत सारे औजार और मशीनों मैकेनिकल फोर्स का प्रयोग करके काम को करते हैं। इसके बाद हम वर्क पढ़ेंगे। व्हेन वी यूज़ force on an object, the object moves to a distance. We can say that work is done on an object. यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो वह कुछ दूर जाता है। हम इसे उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला काम कह सकते हैं। Work is done when a person pick up things from the ground floor and take them to the roof, or when we lift a bag, push a table, kick a football, crack a nut, etc. यानी यहाँ पर कुछ वर्क के एग्जाम्पल दिए हैं कि एक आदमी जब कोई भी चीज़ को ज़मीन से छत की ओर ले जाएगा तब काम होगा, या जब कोई इंसान बैग लेकर जाता है या टेबल को ढकेलता है या फुटबॉल मारता है या मूंगफली तोड़ता है। इन सभी कार्यों में वर्क लगता है। बट नो वर्क इज़ डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इवन फोर्स इज़ अप्लाइंग। यानी वर्क तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोई ऑब्जेक्ट उस जगह से फोर्स लगाने के बाद हिले ना। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड टू push an almirah against the wall, the almirah does not move. In this case, we can say that no work is done. यानी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है
कि जब हम अलमीरा को दीवार की ओर ढकेलते हैं और अलमीरा मूव नहीं हो पाता है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ है। इसको हम इस इमेज की मदद से समझ सकते हैं कि कब काम होता है और कब काम नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट को ढकेला जाएगा और वह ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब काम होगा। यहाँ पर एक लड़का टेबल को ढकेलकर दीवार की ओर ले जा रहा है। ऐसा करने से टेबल मूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है। वहीं बगल में दिखाया गया है कि एक लड़की अलमीरा को दीवार में ढकेल रही है और अलमीरा मूव नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लड़की द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वह अलमीरा को हिलाने के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं हुआ है। यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला दिया है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड, यानी वर्क को पता करने के लिए फोर्स और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना डिस्टेंस वह ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, तब हम वर्क पता कर सकते हैं। दिया है द वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी वर्क और एनर्जी एक ही तरह लगभग है। यहाँ पर एक फैक्ट दिया है यू वुड नॉट एबल टू स्टे लाइव विदाउट एनर्जी यू गेट फ्रॉम फूड, यानी हम जो एनर्जी फूड से प्राप्त करते हैं, अगर वो एनर्जी ना मिले तो हम नहीं ज़िंदा रह सकते हैं। यहाँ पर दिया है मेल, फीमेल, टीनेजर, एडल्ट एंड चिल्ड्रन यूज़ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एवरी डे, यानी मेल हो या फीमेल हो या टीनेजर, एडल्ट या चिल्ड्रन, जितने भी लोग होते हैं वो सभी हर रोज़ अलग अलग एनर्जी का प्रयोग करते हैं। इस फैक्ट को समझने के लिए यहाँ पर कुछ इमेज दिए हैं जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कब काम होता है। यहाँ पर आदमी कोई सामान घर में ले जा रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है। बगल में दिखाया गया है कि लड़का बाल्टी उठाकर ले जा रहा है, तो यह भी काम हो रहा है। उसके बगल में एक लड़का कुछ खा रहा है, तो यहाँ भी काम हो रहा है। यानी जब भी हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट में कोई भी असर हो तो हम कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है। इसके बाद मशीन, एनी डिवाइसेस दैट मेक आवर वर्क इजी इज़ कॉल्ड मशीन, यानी कोई भी ऐसा डिवाइस जो हमारे काम को आसान करे उसे हम मशीन कहते हैं। मशीन रिड्यूसेस द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू वर्क, यानी मशीन काम करने में लगने वाले एफर्ट को कम करता है। ऑल द बिग मशीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल मशीन्स, जितने भी बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो छोटे छोटे मशीन्स से मिलकर बने होते हैं। स्मॉल टूल्स विच मेक आवर वर्क ईजियर आर नोन एज सिंपल मशीन्स, छोटे छोटे टूल्स जो हमारे काम को आसान करते हैं उन्हें सिंपल मशीन कहा जाता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, 6 प्रकार के सिंपल मशीन होते हैं। यहाँ पर वो 6 प्रकार के सिंपल मशीन्स का नाम लिखा गया है। लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, व्हील, एक्सल, वेज एंड स्क्रू। बड़े क्लासेस में इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाया गया है, यहाँ पर आपको बस उनके नाम को पढ़ना है। इसके बाद द सिंपल मशीन्स हेल्प अस इन फॉलोइंग वेज, यानी सिंपल मशीन अलग अलग तरीक़ों से हमारा मदद करते हैं। पहला दिया है दे मेक आवर वर्क ईजियर, यानी यह हमारे कामों को आसान करते हैं। उसके बाद दे इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, यानी यह हमारे काम करने की स्पीड को बढ़ाते हैं। उसके बाद दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी यह फोर्स लगने वाले डायरेक्शन को बदलते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, फॉर एग्जांपल कार, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बाइसाइकिल्स एक्सेट्रा। यानी कॉम्प्लेक्स मशीन जो कि बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वह कई सारे छोटे छोटे मशीन्स से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है कार, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, वॉशिंग मशीन यानी कपड़ा धोने वाला मशीन।
इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझ सकते हैं कि छोटे छोटे मशीन की मदद से बड़े बड़े मशीन्स बनाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं, एनर्जी को कैसे बचाया जाता है, और इस चैप्टर के समरी को भी पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।